फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें मैंने जो लिया है आज का मोटिवेशनल कोट, इसमें वुमेन को सेंटर पे रख के ये मोटिवेशनल कोट लिया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बोला गया है वो बात अगर आप समझ पाएँ तो बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया, ब्यूटी बिगिंस द मोमेंट यू डिसाइड टू बी योर सेल्फ। खूबसूरती उसी समय महसूस आप कर सकते हैं जब आप ये चीज़ डिसाइड कर ले कि हाँ, आप अंदर से, या आप बिल्कुल सच में एक अंदर से आपके अंदर वो खुशी आ रही है, वो मोमेंट जो आपके अंदर आपको मोटिवेट करता है अच्छी चीज़ें करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, और लाइफ में आप दूसरे लोग को इंस्पायर कर पाएँ। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करूँ, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। और ये जो आज मैंने मोटिवेशनल कोट लिया है, ये कहीं ना कहीं आगे जब आप देखेंगे मेरा ये लेक्चर तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से आपने देखा अभी हाल फिलहाल जो न्यूज़ में चल रही है, एक हाथरस में जो रेप केस हुआ है, उसी से रिलेटेड आज मैंने कहीं ना कहीं एक वुमेन को डेडिकेट करते हुए, जो महिला, जो बेटी मर गई, देश की बेटी हमारी, जिसे जिससे जल्लादों ने रेप करा और रेप करके उसे मार दिया, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क लगता है, उसी से रिलेटेड मैंने ये आपको मोटिवेशनल कोट दिया है आज। तो दोस्तों, चलता हूँ, दे देता हूँ अब आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे टोटल, तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो लगभग 3,38,27,909 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। टॉप पे है यूएसए, दूसरे पे है इंडिया। बहुत ही जल्दी इंडिया क्रॉस करने वाला है यूएसए को, क्योंकि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे अब कि हम यूएसए को क्रॉस करके टॉप पोजीशन अटेन कर लें। उसके बाद इंडिया के अगर टोटल केसेस आप देखेंगे तो 6,22,000 के आसपास जो टोटल 62 लाख के आसपास जो टोटल केसेस आ चुके हैं। उसके बाद जो रिकवर्ड केसेस हैं वो है 51,84,000, और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 97,529। टॉप स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो टॉप पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु, पाँचवें पे अपना उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये बात मैं कर रहा था, जिस तरीके से दोस्तों हाथरस का ये जो केस है, जिसमें एक जो बेटी है, जो देश की बेटी है, उसके साथ एक रेप होता है। रेप की भी पराकाष्ठा ये कि उस लड़की के साथ रेप करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसकी जीभ काट दी जाती है। और इन सब, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, इन सब एडमिनिस्ट्रेशन को, फेलियर को चार चांद तब लग जाते हैं जब इस बेटी का अंतिम संस्कार में आप देखते हैं कि हमारा जो प्रशासन है वो रात में अंतिम संस्कार कर देता है। इस बेटी के जो घर वाले हैं, उसके घर वाले को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वो बेटी के अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो भयावहता आप समझिए किस तरीके से हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, वो किस तरीके से एक कटघरे में है कि आप बात करते हैं राम राज्य की, और राम राज्य में आप दिन में जो बोलते हैं ना कि सूर्य जब उगा हुआ होता है तभी अंतिम संस्कार करते हैं, वो ना करते हुए आप अपनी सारी जो पराकाष्ठा है वो पार करते हुए रात में अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, करप्शन में, उसके बाद क्राइम में, वुमेन क्राइम में, हर जगह इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक क्लासिक एग्जांपल आप इसे बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की। उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं रेप के बारे में आपको बताऊं, तो रेप अगर इंडिया में देखा जाए तो ये चौथा सबसे ज़्यादा कमिट किया जाने वाला क्राइम है महिलाओं के साथ। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2018 की एनसीआरबी रिपोर्ट, यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से लगभग 33,356 केसेस रिपोर्ट किए गए अक्रॉस द कंट्री, और एवरेज 91 रेप पर डे इंडिया में होते हैं। तो सोचिए, ये एक रेप केस था जो यूपी में हुआ, जिसको मीडिया की लाइमलाइट मिल गई, सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ते हुए, दीपिका पादुकोण को छोड़ते हुए, कंगना रनौत को छोड़ते हुए, और सबसे बड़ी बात कि फार्मर्स को भी ओवरकम करके ये जो जो मुद्दा है वो लाइमलाइट में आया है। कहीं ना कहीं जो मीडिया है, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जिस तरीके से मीडिया ने एक तरीके से इस केस को उछाल के
कहीं ना कहीं एक इंसाफ की जो गुहार लगाई है सरकार से, तो समझ में आ रहा है थोड़ा सा मीडिया का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आप देखेंगे इसमें से जो 31,320 जो है वो जो क्राइम किए जाते हैं, जो रेप किए जाते हैं, वो ज़्यादातर उसमें आपको देखने को मिलेगा जो विक्टिम के वो ज़्यादातर रिलेटिव्स होते हैं या उनके ज़्यादातर क्लोज वंस होते हैं जो उसके साथ रेप करते हैं। और ये अगर प्रिडिक्टिबिलिटी मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीआरबी डेटा जो है वो बोलता है कि 93.9% लोग वही रेप करते हैं जो उस विक्टिम को जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ही आसपास सोसाइटी में रहने वाले कितने भयानक, कितने जाहिल, कितने बदतमीज़ दरिंदे रहते हैं जो हमारी बहन बेटियों पे गलत नज़र रखते हैं और फिर उनके साथ इतना बड़ा कुकृत्य करते हैं। तो दोस्तों ये था रेप के बारे में, मैंने आपको बताया। प्लीज़ ट्विटर पे जहाँ पे भी आपको सपोर्ट करते बने, सपोर्ट करिए उस बेटी का और उसके न्याय के लिए गुहार करिए, जिससे कि हमारे देश में और ऐसी निर्भया ना हो सकें और ऐसी निर्भया ना बन सकें। उसके बाद अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जो और कुछ चीज़ें चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस समय न्यूज़ में चल रहा है बेलारूस। बेलारूस के बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताऊं उससे पहले आपको बता देता हूं उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़। बेलारूस बॉर्डर, पहली चीज़ तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कोई भी इसका किसी भी वाटर सोर्स से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो है रशिया, लैटविया, लिथुआनिया, उसके बाद आप देखेंगे पोलैंड, यूक्रेन, ये सारे इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। अभी इसकी जो कैपिटल है जिसको बोलते हैं मिन्स्क, इसको बोला जा रहा है मिन्स्क एट ब्रिंक इन बेलारूस। मिन्स्क इसकी जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेलारूस में एक तरीके से आप अगर देखेंगे तो जिस तरीके से एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है। ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये यहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं, इनको आप ऑटोक्रेटिक बोल सकते हैं। ये जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली पिछले 20 सालों से सत्ता में बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। और जिस तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ पे कंट्रोल कर रखा है, मीडिया हो, डेमोक्रेसी हो, लेजिस्लेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, सब पे इनका कंट्रोल देखने को मिलता है, जिस वजह से कोई भी ऑपोजिशन खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आता है। ऑपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो अभी ये जो आप महिला देखेंगे, इनका नाम है सेविटलाना तिश्कयाशु काया। तो ये इनके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी एक बड़े यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा इन्हें सपोर्ट किया गया और इन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन इनके खिलाफ, इस ऑटोक्रेट के खिलाफ, और फाइनली ये हार गई और फिर इन्हें भाग के दूसरे कंट्री लिथुआनिया में शरण लेनी पड़ी। अपने ही देश में इनको भगा दिया गया, अपने ही देश से भगा दिया गया, इसलिए क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ खड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बेलारूस के बारे में। अगर आप देखेंगे बेलारूस का बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानेंगे आप, तो ये बेसिकली डिसइंटीग्रेट होके बना था। जब डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला हमें सोवियत यूनियन का 1991, तो वहाँ से ये डिसइंटीग्रेट होके बेलारूस बना और एक सोवरेन कंट्री बन के सामने आया। इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो थे वो सबसे पहले हुए 1994 में, और लुकाशेंको जो थे इसमें एक तरीके से उस समय से लेके आज तक ये कंटिन्यूसली उसमें रूल कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक तरीके से। उनका कोई भी डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है, नाम के लिए इलेक्शन होते हैं और उसमें 80% से अधिक हमेशा उनको पोल्स में उनको जीत मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं हर जगह इनका एक तरीके से बोलबाला है, और यही रीज़न है कि लुकाशेंको जो है इन्होंने पूरे एक तरीके से बेलारूस को अपने कब्ज़े में कर रखा है। पूरी सत्ता जो है अपने कब्ज़े में कर रखी है, छोड़ने को तैयार नहीं है। जो महिला मैंने अभी आपको जिसकी फ़ोटो दिखाई वो इनके खिलाफ़ खड़ी हुई, तो उसे इन्होंने डरा धमका के अपने देश से भगा दिया। अगर आप देखेंगे आफ्टर 1994 लुकाशेंको ने अपनी विक्ट्री को क्लेम किया। 5 कंटिन्यूस नेशनल पोल्स हुए, उसमें हर बार ये जीत किया है और हर बार इनके ऊपर एलिगेशंस लगे कि अनफेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और जीत के आते हैं। इनके जीतने के पीछे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सपोर्ट नज़र आता है रशिया का। रशिया जो कि इनको चीप जो है गैस और ऑयल गैस सप्लाईज करती है, जिस वजह से रशिया कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए, अपना जो ट्रेड है उसको बचाए रखने के लिए इस कंट्री का, बेलारूस का सपोर्ट करती हैं और इस ऑटोक्रेट को कंटिन्यूसली सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये इनको बोला जा रहा है लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। पूरे यूरोप जो है
वहाँ पे सिर्फ यही एक ऐसा कंट्री है बेलारूस जहाँ पे आप बोल सकते हैं डिक्टेटर रूल, जैसे कि आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखते रहे हैं कि लिबिया में, अल्बानिया में, उसके बाद टर्की में, और बहुत सारी जगह सऊदी अरेबिया में भी अभी तक है। तो बहुत सारी जगह आप ऑटोक्रेटिक जो रूल है वो कहीं ना कहीं वो इसी तरीके यूरोप में सिर्फ एक ऐसी कंट्री बची है जहाँ पे डिक्टेटर रूल देखने को मिलता है। अगर अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल तो लुकाशेंको ने अभी जो चुनाव है वो जीता है, और इसमें उन्होंने पूरी तरीके जो ऑपोजिशन है उसको डिमोलिश कर दिया। स्वेतलाना जो तिखहानोवस्काया, ये जो इनकी मेन ऑपोजिशन लीडर थी, इन्होंने इनको चैलेंज किया था, और लुकाशेंको ने इन्हें अगस्त 9 में जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए इसमें इनको एक तरीके से अपने देश से बेदखल कर दिया, बोल दिया कि आप देश की अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ कर रही हैं। मारिया पोलेंस्कोवा ये भी इनकी एक ऑपोजिशन की एक ऑपोजिशन में थी, और ये सब इनके नाम हैं ऐसे जो कि एक तरीके से लुकाशेंको के मेन ऑपोजिशन में थे। क्राइसिस तब खड़ी हो गई जब कंट्री के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो लुकाशेंको हैं उनको 1994 से लेके अब तक जो है एक बार भी हारने का मौका नहीं दिया है, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि हर बार इन्हें 80% से ज़्यादा वोट मिलते हुए नज़र आते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे इनका जो पावर है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो जनता है उसकी आवाज़ को दबाते हैं। अभी आप देखेंगे जो ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। वो अपोजिशन को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन होती हुई नज़र आए। लुकाशेंको जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो है एक तरीके के दोस्ती जो है उनकी बहुत अच्छी है। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के भी आप एक तरीके का ऑटोक्रेट ही बोल सकते हैं, क्योंकि रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन काफ़ी समय से कंटिन्यूसली रूल कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो कंटिन्यूसली बैक करते हैं लुकाशेंको को। बिफोर इलेक्शंस अगर आप देखेंगे तो लुकाशेंको जो थे उन्होंने ये बोला था कि जो बेलारूस है वो एक तरीके से मॉस्को के साथ मिल के काम करेगा, और अपने जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज़ हैं वो वेस्ट के साथ स्ट्रेंथन करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये होगा तो इनके रिलेशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा खटास पैदा हो सकती है। अगर रशिया की इसमें हेल्प ली जाएगी तो इनको बोला जा रहा है कि ये शायद जो इनकी जो पावर है कुछ और समय तक इसमें सस्टेन कर पाए। और इसमें अगर आप देखेंगे ऑलरेडी जो बैटल है वो बहुत बड़ा है इस समय, पैंडमिक का, पॉलिटिकल क्राइसिस का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं लुकाशेंको। अभी एक बार बीच में उन्होंने बोला था कि अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है, आप लोग शराब पियो, मस्त रहो, ज़िंदगी के मज़े लो, कोरोना से बिल्कुल मत डरो। तो आप समझ सकते हैं कि देश का एक जो लीडर है, टॉप लीडर, वो इस तरीके की बात करेगा तो फिर डॉक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आम जनता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही सारी जो चीज़ें हैं लुकाशेंको को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हैं, और यही उनके पतन का आने वाले टाइम में कारण भी बन सकती हैं। मिस्टर लुकाशेंको के जो प्लान है वो चाहते हैं कि आने वाले जो टाइम है उसमें ऑपोजिशन जो है जिस तरीके से दखल अंदाजी कर रहा है उससे कहीं ना कहीं जो कंट्री की जो संप्रभुता है वो खतरे में आ जाएगी। जो डीस्टेबलाइज होती हुई नज़र आएगी कंट्री, जिसमें उन्होंने पिछले 26 सालों से कंटिन्यूसली रूल किया है। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री जो है पूरी तरीके बेलारूस, इसमें बहुत ही ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, और जो इसमें एक तरीके का वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका जो सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन और यूएस का, उससे कहीं ना कहीं रशिया के इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो कि रशिया भी ना सपोर्ट करता दिखाई दे लुकाशेंको को, क्योंकि ये गलत है। जिस तरीके से ये ऑटोक्रेटिक रूल चला रहे हैं वो गलत है, डेमोक्रेसी का पूरी धज्जियां उड़ा रखी हैं। मिस्टर पुतिन अगर आप देखेंगे तो ये जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मिस्टर पुतिन माइट बी प्रोटेक्टिंग रशिया शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बट ensuing जो इंस्टेबिलिटी है वुड थ्रेटन इम्पोज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब, वो बेलारूस को जो सपोर्ट कर रहे हैं उससे शॉर्ट टर्म गेन्स तो लिए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक पीसफुल सेटलमेंट हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, ख़त्म हो, ऑपोजिशन को बराबर मौका दिया जाए, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर देखने को मिले। जो एक तरीके से ट्रांजिशन ऑफ पावर अगर मैं आप बताऊँ, जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे जैसे कभी कांग्रेस रूल करती है, कभी बीजेपी रूल करती है, तो जैसे
जैसे अगर कांग्रेस अपनी जो इलेक्शन है हार गई तो ईजिली अपनी जो सत्ता परिवर्तन है वो दे देती है, सत्ता से हट जाती है और ईजिली पावर ट्रांजिशन हो जाता है। वही सारी चीज़ें ईजिली देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद वेस्ट जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये जो बेलारूस है उसमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी जो इतने लंबे समय तक सत्ता पे रह लेता है उसे उस सत्ता का जो सुख मिल जाता है वो उसे आसानी से छोड़ नहीं पाता। इसलिए आने वाले समय में एक क्रेडिबल, लेजिटिमेट और स्टेबल गवर्नमेंट देनी चाहिए बेलारूस की जनता को। रशिया और वेस्ट दोनों लोगों को मिल के काम करना चाहिए बेलारूसियन गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि ऑपोजिशन अपना गोल अचीव कर सके और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए बेलारूस को एक स्थायी और आप बोल सकते हैं स्टेबल डेमोक्रेसी मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आईएएस सूत्रा से सारी स्लाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल। जय हिंद।